हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, जो कि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम या एग्जाम के लिए 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। यहीं से प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आता है, बायोगैस क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, मुख्यतः मीथेन सहित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 इत्यादि सूक्ष्मजीव जो बायोगैस उत्पन्न करते हैं, सामूहिक रूप से मीथेनोजेन कहते हैं। इसमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। ये जीवाणु सामान्यतः अवायुवीय गाढ़े कीचड़ में तथा पशुओं के रुमेन में भी पाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण योगदान बायोगैस निर्माण में है। अब देखिए, ये नोट लिखने वाला बहुत पूछता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 2 है, सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पर नोट लिखें। तो उत्तर में इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, राइजोबियम प्रजाति का सहसंबंध लिग्यूमिनस पौधे के रूट नोड्यूल्स द्वारा होता है, जबकि फ्रैंकलिना कैशुरिना में रूट नोड्यूल्स बनाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर इसके कुछ भाग को पौधों को देता है, भोजन एवं आश्रय देने के बदले में। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 आता है, माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उत्तर हो जाएगा, यह कवक एवं पादप मूलों के बीच का सहजीवी संबंध है। यह प्रायः अनियमित तथा छोटे या बिना मूल रोम के होते हैं। कवक हाइफा पादप के मूल द्वारा पोषण तथा आश्रय प्राप्त करते हैं। ये पोषक पदार्थों के सोल्यूबलाइजेशन तथा अवशोषण कार्बनिक पदार्थों द्वारा करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जल अवशोषण में मदद करते हैं, साथ ही मृदा रोगजनक से सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयुक्त पदार्थों का भी श्रवण करते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 आता है, जैव रसायन या जैविक खाद के लाभों पर टिप्पणी लिखें। उत्तर में हो जाएगा, जैव रसायन या जैविक खाद मृदा को प्रदूषित नहीं करता है, साथ ही इससे पेयजल जल या ऊपरी जल सतह भी प्रदूषित नहीं हो पाता है। इससे फसल उत्पादन की दर करीब 15 से 35% तक बढ़ जाती है। इससे मृदा में उपजे यहाँ पे है रोगजनक कारकों की संख्या काफ़ी घट जाती है। इससे ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल्स का श्रवण बढ़ जाता है, जिससे मृदा की संरचना संतुलित बनी रहती है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 आता है, किण्वित पेय क्या है। उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट यानी कि सैकेरोमाइसीज सेरेबिसी ब्रेड बनाने, जो आप लोग ब्रेड खाते हो, तथा यहाँ पे है माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन या कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है, जैसे वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के पेय पदार्थों को ही किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड बेवरेज कहते हैं। 6 में आता है यहाँ पे पाश्चराइजेशन पर नोट लिखे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है।
तो उत्तर हो जाएगा, इस तकनीक के द्वारा दूध व अल्कोहलिक पेय पदार्थ सहित अन्य द्रव्यों का संरक्षण किया जाता है। इस तकनीक में सर्वप्रथम ऐसे पदार्थों को बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम ताप पर खौलाया जाता है तथा फिर शीघ्र ही ठंडा किया जाता है। जैसे दूध के लिए 15 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पर या 30 मिनट 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर। फिर ऐसे पश्चराइज्ड दूध को 2 से 3 दिनों तक रखा जा सकता है। डेयरी उद्योग में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पैकेट में बंद रहता है ना दूध, जो आप लोग बाजार वगैरह से खरीदते हो, तो एक्सपायरी डेट उसमें देखिएगा 2 से 3 दिन बाद वो दूध एक्सपायर हो जाएगा। तो जब तक का डेट रहेगा, जब तक आप लोग यूज़ करोगे ठीक रहेगा। जैसे ही डेट पार हुआ आपका दूध फट जाएगा। ठीक है, घर ला के देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 आता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक वाहित मल उपचार पूर्णतः यांत्रिक या भौतिक है, जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं। मूलभूत रूप से उपचार के उस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन तथा अवसादन यानी कि सेडिमेंट्रेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं, जबकि द्वितीयक उपचार के द्वारा प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंकों में से गुजारा जाता है तथा वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्मजीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि यहाँ पे ऊर्णक के रूप में होने लगती है। ये सूक्ष्मजीव BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, फ्लॉक्स क्या है? मलवाहक ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट टैंक में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, फ्लॉक्स बड़े बड़े भारी मात्रा में जमा अर्धसरित कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्मजीव जो स्लेम्स द्वारा आच्छादित हो तथा द्वितीयक सेटिंग टैंक में जमा होता हो, द्वितीयक या सक्रिय स्लज कहलाता है। इसे इनोक्लम के साथ साथ अनॉक्सी डाइजेस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे बायोगैस उत्पन्न हो सके। खर्च हुआ स्लज का उपयोग खाद के रूप में या गड्ढे को भरने में या जलाकर अधिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 आता है, जैव नियंत्रित कारक यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कार्यरत सूक्ष्मजीवों पर नोट लिखें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट लिखने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में या ऐसे नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ देता है। तो उत्तर हो जाएगा, जैव कीट नियंत्रण के द्वारा विभिन्न जीवों की समष्टि का नियंत्रण प्राकृतिक रूप से प्रीडेटर्स एवं परजीवी के उपयोग द्वारा करता है। यह किसी जीव की समष्टि को एनिहिलेट नहीं करता है, परंतु इसे एक स्तर तक बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कृषि उद्यान तथा वन तंत्र को ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। प्रश्न संख्या 10 है, जैव खरपतवारनाशी पर टिप्पणी लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, कुछ वैसे क्रॉप प्लांट्स हैं जो अपने नज़दीक के घास को उगने नहीं देते हैं, इसे स्मूथर क्रॉप्स कहते हैं, जैसे बेरली, राई एवं सोरगम। ये पौधे रसायन स्रवण द्वारा घास को नष्ट करते हैं। एक दूसरा तरीका खरपतवार पर नियंत्रण का है, खास किस्म के कीटों को प्रवेश कराकर, जैसे कोकोनियल कीट की ओपुंटिया की वृद्धि रोकने के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 आता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्राकिण्व का नाम लिखें तथा चिकित्सा विज्ञान में इसके महत्व का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्राकिण्व को स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, जो आनुवंशिक तकनीक द्वारा रूपांतरित है तथा जिसका उपयोग रक्त वाहिनी के अंदर से रक्त थक्का को हटाने में किया जाता है। यदि किसी हृदय रोगी में हृदयाघात यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कारण होता है। संख्या 12 आता है,
किसी भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है, उसके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिणत कर देते हैं। ये बैक्टीरिया विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि कर दूध की पौष्टिक गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है। ये बैक्टीरिया हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, जहां रोगजनक जीवाणु की वृद्धि को रोकने में सफल होता है। प्रश्न संख्या 13 आता है, किसी 4 एंटीबायोटिक का नाम एवं इसके स्रोत का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा 4 प्रमुख एंटीबायोटिक एवं इनके स्रोत निम्नलिखित है। एंटीबायोटिक के नाम और यहाँ पे स्रोत। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या ग्रीशियस कहते हैं। सेकेंड में है टेट्रासाइक्लिन, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या ओरियोफेसियंस कहते हैं। थर्ड में आता है पेनिसिलिन, इसे पेनिसिलियम या क्राइसोजेनम कहते हैं। फोर्थ में है एरिथ्रोमाइसिन, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या एरिथ्रियस कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आता है, किसी 3 कार्बनिक अम्ल इसके स्रोत व उपयोग का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल स्रोत उपयोग। तो एसिटिक अम्ल है, इसे एसिटोबैक्टर या एसिटिक कहते हैं। कीटनाशी व प्लास्टिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है साइट्रिक अम्ल, इसका स्रोत है एस्परजिलस नाइजर और उपयोग है औषधि एवं इंक उद्योग में। इंक जो आप लोग पेन से लिखते हो वो सब। थर्ड में आता है लैक्टिक अम्ल, ये तो पता है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, तो मिठाई एवं फलरस में। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 आता है, अंग प्रत्यारोपण में प्रमुख कवक का नाम लिखे। ऐसे जीवों के उत्पादक का नाम तथा खास उपयोग की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा ऐसे कवक हैं ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इसके द्वारा साइक्लोस्पोरिन ए नामक पदार्थ का उत्पादन होता है, जो अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के रूप में उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 16 आता है, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से देखना है, जिसमें हम VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा कृषकों के लिए मृदा की उर्वरता काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह उर्वरता सिर्फ मृदा के रासायनिक संगठन से ही संभव नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों की गुणवत्ता एवं संख्या पर भी निर्भर करती है। यदि मृदा की गुणवत्ता समुचित नहीं हो तो इसमें सूक्ष्म जीव को मिलाया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव को ही जैव उर्वरक कहते हैं। इससे रासायनिक उर्वरक का उपयोग भी कम किया जा सकता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जैव पीड़कनाशी यानी कि सिटाइज जैसा कार्य करते हैं। ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फाइल वाले सेक्शन में जाके आप लोग हिंदी में सर्च करेंगे तो PDF आ जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं परीक्षा के लिए। ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं आप सभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।